हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रिफाइन एकेडमी में। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कोशिका कोशिका सिद्धांत सेल के बारे में हम बताएंगे आपको। कल हमने इंट्रोडक्शन की पूरी क्लास ले ली थी, अब सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेल में क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो कोशिका सिद्धांत ये 2 बार दिया गया था। नंबर 1, मैथियास स्लाइडेन। एक किसने दिया था? एक दिया था मैथियास स्लाइडेन ने। दूसरा दिया था थियोडार स्वान ने। ये जो दिया था आपका 1838 में, और इन्होंने दिया था 1839 में। ये कौन थे? ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। और ये थे आपके जंतु वैज्ञानिक। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? मेन तो जो है, अगर छोटा एग्जाम हो रहा हो, जैसे कि वन डे एग्जाम होता, तो उसमें स्वाइडे एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये डायरेक्ट बात कहते हैं। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, मैथियास स्वाइडेन कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। और थियोडास स्वान कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने थे, दोनों ने मिलकर ही कौन सा सिद्धांत दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखेंगे, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? दोनों ने मिलकर दिया था, स्वाइडेन एवं स्वान ने। मगर मैथियास स्वाइडेन कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। और थियोडान स्वान कौन थे? वो तो तुम्हारे जंतु वैज्ञानिक। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपने रुडॉल्फ विस्चॉव ने दिया था। तो कोशिका का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? रुडॉल्फ विश्वास ने दिया था, विस्चाव ने दिया था। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विस्चाव लिख लिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसी के बारे में बताया गया था, कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर
बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम स्कोप बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का दायरा। जीव विज्ञान का दायरा कहाँ कहाँ तक हो सकता है? जीव विज्ञान में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है, या जीव विज्ञान हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जीव विज्ञान जो काम आता है कहाँ पर? जैव प्रौद्योगिकी में। जैव प्रौद्योगिकी। और कहाँ पर काम करता है तुम्हारे पास? सूक्ष्म जैव विज्ञान में। काम और करता है जंतु विज्ञान में। और काम करता है वनस्पति। और काम करता आपको काइकी में। और काम करता आपको आर्थिक जैव विज्ञान में। बात करता बाह्य विज्ञान में। हमारे पे जीव विज्ञान का इतना स्कोप आता। एक आता है रोग प्रतिरोधक विज्ञान में। रोग प्रतिरोधक विज्ञान। फिर आता है कीट विज्ञान। आता है जैव विज्ञान। जैव भौतिकी। जैव रासायनिकी। आंतरिक विज्ञान। रोगाणु विज्ञान। यहां तक तुम्हारा बायोलॉजी का क्या होता है? स्कोप होता है। अब बात करते हैं वर्तमान समस्याओं के बारे में। वर्तमान में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, और जिसके द्वारा हम वनस्पति विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान के द्वारा, वनस्पति विज्ञान के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा वर्तमान की समस्याएं हम दूर भी कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखो, खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है वर्तमान समय में। खाद्य पदार्थ की कमी।
और जैसे ही खाद्य पदार्थ की कमी हो रही है तो इस कमी को हम दूर करते हैं। दूर किया जाता है, किसके द्वारा दिया दूर किया जाता है? आनुवांशिक बदलाव की गई फसलें। आनुवांशिक बदलाव द्वारा की गई फसलें का आनुवांशिक मेन बात है, खाद्य पदार्थ में कमी हो रही है, इसको हम दूर कैसे करते हैं? फसलों को आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा मतलब आनुवांशिक में बदलाव कर देंगे ताकि फसल ज्यादा उग जाए, इसी के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बीटी बैंगन, ये कैसा है? आनुवांशिक के द्वारा बदलाव किया गया बैंगन होता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, बीटी का मतलब होता बैसिलस टूरेंजियसिस। दूसरा होता तुम्हारे पास बीटी कॉटन। कभी भी बीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो हमने बीटी की फुल फॉर्म लिख दिया आपको। फिर होता गोल्डन राइस, मतलब सुनहरा चावल। इसके अंदर अधिकतम मात्रा किस विटामिन की होती है? विटामिन ए होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन राइस में अधिकतम किसकी कौन से विटामिन की मात्रा होती है? तो विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है किसमें? गोल्डन राइस में। अब जेनेटिक डिसीज के बारे में बात करते हैं, आनुवांशिक रोग के बारे में। आनुवांशिक रोग। अब आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं आपके? जेनेटिक डिसीज, जैसे एक होता वर्धानता, होता है हीमोफीलिया, एक और होता है तुम्हारे पास सिस्टिक फाइब्रेसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि, ये आनुवांशिक बीमारी होती है। वैसे आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीटी बैंगन क्या होता है? एक आनुवांशिक बदलाव की गई फसल है। बीटी कॉटन भी आनुवांशिक बदलाव की गई फसल है। गोल्डन राइस क्या होता है? और गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा मात्रा किस विटामिन की पाई जाती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और वर्तमान आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? वर्धानता, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कैसे हैं? आनुवांशिक रोग है। अब बात करते हैं कैंसर, एड्स आदि का उपचार भी किसी के द्वारा किया जाता है? बायोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। कैंसर, एड्स, AIDS, एड्स आदि का उपचार भी इसी के द्वारा किया जाता है। पर्यावरण शुद्धिकरण। अब पर्यावरण के अंदर शुद्धिकरण, पर्यावरण में मुख्यतः कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक आती है वैश्विक तापन, फिर आता है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, आपसे आता है जीवाश्म ईंधन का जलना।
ये देखो, अब पर्यावरण को शुद्ध कौन, पर्यावरण का शुद्धिकरण करना, मगर पर्यावरण अशुद्ध हो किसके द्वारा हो रहा है? वैश्विक तापन के द्वारा, अम्लीय वर्षा के द्वारा। जब आप जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं तो पर्यावरण क्या हो रहा है? अशुद्ध होता जा रहा है। तो इसी को हमें क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। रोगों का उपचार, रोगों का उपचार भी इसी के द्वारा करना है। मानव कल्याण, जब रोगों का उपचार हो जाएगा तो मानव का क्या होगा? कल्याण भी होगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, कुछ होते हैं जीव विज्ञान के दुष्प्रयोग, कुछ पढ़ते हैं अब हम जीव विज्ञान के दुष्प्रयोग। जीव विज्ञान के दुष्प्रयोग। जीव विज्ञान के दुष्प्रयोग में कहां कहां यूज किया जाए? मिसयूज, मिसयूज ऑफ बायोलॉजी। आपने देखा होगा एमियो, एवियोसेंटेसिस, एमियोसेंटेसिस में जो होता है आपका, इसका जीव विज्ञान का दुष्प्रयोग किसमें करें? एमियोसेंटेसिस में। एमियोसेंटेसिस का मतलब होता है भ्रूण की जांच करना, भ्रूण की जांच। अब भ्रूण की जांच मतलब बच्चे की जो जांच करा देते हैं कि मेल है या फीमेल है, तो उसके उसमें जो होता है इसका मिसयूज हो रहा है। अब इसकी एमियोसेंटेसिस जो कराई जाती थी ताकि बच्चा हेल्दी है या नहीं है इसके बारे में जानकारी के लिए एमियोसेंटेसिस कराया जाता था। मगर आज क्या होता है कि भ्रूण की जांच करा लेते हैं, लिंग की जांच, कि वो लड़का है लड़की है, उससे जो है इबो अबॉर्शन होने का जो है खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, लोग बाग अबॉर्शन करा देते हैं। तो इसका जो है मिसयूज भी हो रहा है। मगर इसका फायदा ये था, इससे ये पता चल जाता है कि बच्चा हेल्थी है या नहीं है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। मगर आजकल इसका जो है बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। क्या करने में? भ्रूण की जांच करने में। वैसे सरकार ने इस पर रोक लगा दी है कि भ्रूण की जांच नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसका मिसयूज गलत हो रहा था, क्योंकि लिंग का परीक्षण करके अबॉर्शन करा देते थे। तो भ्रूण की जांच ध्यान रखेंगे, ये लगभग कितने महीने के बाद भ्रूण की जांच करा सकते हैं? आफ्टर 3 मंथ के बाद, तभी हम इसकी जांच करा सकते हैं। और इसका जो एमियोसेंटेसिस का उपयोग जो किया जाता था, का उपयोग का प्रयोग भ्रूण का स्वास्थ्य एवं लिंग के परीक्षण में परीक्षण के लिए किया जाता है। कितने महीने के बाद? 3 माह के बाद। ध्यान है। एमियोसेंटेसिस क्या है? भ्रूण की जांच है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? बच्चे की, बेबी की जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं, और लिंग का परीक्षण भी इसी के द्वारा किया जा सकता है। फिर लिखेंगे इसमें गुणसूत्र में असामान्यता या असमानता की जांच के लिए किया जाता है।
देखो एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीव विज्ञान का मिसयूज में एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो ये भ्रूण की जांच है। कब की जाती है? आफ्टर 3 मंथ के बाद ही भ्रूण की जांच की जाती है। भ्रूण की जांच क्यों करते थे? कि भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए और लिंग के परीक्षण में किया जाता था, ठीक है। और गुणसूत्र में असमानता के बारे में भी इसकी जांच कर ली जाती थी, मगर आजकल इसका क्या होता है, मिसयूज होने लगे। अब भ्रूण है क्या, ये देखेंगे अब हम। प्लासेंटा, देखो ये हमने ये बना दिया, ये ऐसा होता है प्लासेंटा। और इसमें एक यहां पर लेयर होती है, और बेबी जो होता है आपका ऐसे उल्टा इस तरीके से होता है बेबी। यहां हम बना देते हैं इसके, ये मुंह बना दिया, ये नाक बना दी, ये थोड़ी थोड़ी आंखें बना दी, ये है बेबी, ठीक है नहीं। और यहां पर एक नाल लगी हुई होती है, ये हो गई नाल। अब इसके अंदर पूरे में द्रव भरा हुआ होता है। प्लासेंटा सिर्फ स्तनधारियों में ही उपस्थित होता है और किसी के अंदर नहीं उपस्थित होता। अब हम इसमें ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लासेंटा के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है, तो प्लासेंटा में एमनियोटिक द्रव भरा होता है। कौन सा? एमानियोटिक तरल भरा होता है, ठीक है। और इसको बाहर के पूरे आवरण को हम इसको पूरे को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा में कौन सा द्रव भरा होता है? एमनियोटिक द्रव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसको बोलते हैं हम अम्ब्रिकल कोड, या बोलते हैं गर्भनाल हिंदी में। और इसका मिसयूज कहां पर हो रहा है? गर्भपात में। अबॉर्शन में इसका मिसयूज हो रहा है। अब अबॉर्शन कराते कैसे हैं? तो आपके क्या होता है, इंजेक्शन लिया, ये लिया इंजेक्शन, और इंजेक्शन में ये लिया इंजेक्शन। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं कुछ लाइट में हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूं। तो हमने क्या ले लिया, ये ले हम इसमें इंजेक्शन लिया, और इंजेक्शन में ये इसके अंदर प्लासेंटा में निडिल बहा देते हैं, और यहां से कुछ द्रव ले लेते हैं, जो ये द्रव आ गया। इस द्रव के द्वारा ही हम क्या जांच कर लेते हैं? इस द्रव को हम ले लेते हैं, और इस द्रव से ही किसकी जांच की जाती है? भ्रूण की जांच की जाती है। तो मोस्टली भ्रूण की जांच किससे की जाती है? एमनियोटिक तरल से की जाती है, ठीक है। तो प्लासेंटा आपका पूरा हो गया, और जीव विज्ञान का यहां पर मिसयूज भी होता है। अब बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूं, या कुछ और करा देते हैं बस थोड़ा सा और।